नमस्कार साथियों, खबर आ रही है कि झारखंड में एक और अभयारण्य अब सबके सामने आने वाला है। हालांकि वो एक जंगल के रूप में आज भी दुनिया जानती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वन क्षेत्र है, नाम है सारंडा वन क्षेत्र। लेकिन अभी एक फाइनल अधिसूचना नहीं आई है जिसमें कहा जा सके कि यह एक अभयारण्य के रूप में अब जाना जाता है सरकार की नजर में। लेकिन यह खबर आई क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की सरकार को कि सारंडा वन क्षेत्र को आप जल्दी से जल्दी एक अभयारण्य के रूप में घोषित करें, इसकी अधिसूचना जारी करें और इसके लिए आप एक शपथ पत्र भी दें। तो इस सारे मामले को हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत से समझते हैं कि आखिर ये सारंडा वन क्षेत्र जो है, इसको लेकर के इतना मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया कैसे। तो सबसे पहली बात है कि सारंडा वन क्षेत्र एक ऐसा वन क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता है, लेकिन दूसरी तरफ एक क्लैश भी है। जो लौह अयस्क है हमारे देश में, उस लौह अयस्क का 26% यहां पे है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं जैसे सेल, इसके माध्यम से यहां खनन कार्य होता है। इनफैक्ट अन्य कई कंपनियां हैं जिनके माध्यम से खनन होता है, लेकिन मुख्य ये है, और अवैध खनन भी होता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जैव विविधता भी है यहाँ पे, इसका संरक्षण भी अनिवार्य है। तो 1906 के आसपास से जब खनन कार्य शुरू हुआ था, तब से यहाँ के संरक्षण को लेकर के चिंता व्यक्त की जा रही थी। फिर उसके बाद आज जो झारखंड है, एक समय पर अविभाजित बिहार था। तो 1968 में उस अविभाजित बिहार में 1968 में एक अधिसूचना आती है। अधिसूचना होती है इस सारंडा वन क्षेत्र को लेकर के कि इसका लगभग कह सकते हैं 314 वर्ग किलोमीटर, 314 वर्ग किलोमीटर, थोड़ा सा और है, ये क्षेत्र जो है इसे हम बनाएंगे एक अभयारण्य के रूप में। लेकिन अब अधिसूचना आ गई थी, लेकिन समय के साथ ये अधिसूचना मिली ही नहीं, इसकी फाइल ही नहीं कहीं पता चली कि कहां है। अब होता यह है कि 1968 के बाद में 1972 आता है, और जब 1972 आता है तो 1972 में आपको पता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आ जाता है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में एक बात कही गई थी कि 1972 के पहले जिन्हें भी सरकार की तरफ से अधिसूचना जिनकी दे दी गई है कि अभयारण्य है, वो अभयारण्य के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन इसकी फाइल ही नहीं मिल रही थी। अब ये सारंडा वन क्षेत्र की जब फाइल ही नहीं मिल रही है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि उसे अब अभयारण्य के रूप में दर्जा नहीं मिल पाएगा। वो दर्जा उसे 1972 में नहीं मिला, लेकिन ये मामला आगे गया और इसको लेकर के फिर अपील की गई एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और 2022 में एनजीटी ने कहा, किससे? सरकार से कहा। और किस सरकार से कहा होगा? सरकार से कहा होगा झारखंड की सरकार से। उन्होंने कहा कि इस पर आपको विचार करना चाहिए। बोला कि फाइल तो नहीं मिल रही है, लेकिन यह महत्व का क्षेत्र है सारंडा वन क्षेत्र। यहां पर साल के वन बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, और साल के वन वाला यह जंगल जहां पे इतनी ज्यादा जैव विविधता है, जैव विविधता मतलब क्या है? बहुत अलग अलग तरह के जीव जंतु मिलेंगे, अलग अलग उनकी प्रजातियां मिलेंगी, बहुत सारी संख्या में वो मिलेंगे। तो इतनी जैव विविधता का संरक्षण होना ही चाहिए, तो अभयारण्य घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से वैसा अभी किया नहीं गया, क्योंकि सरकार की अपनी कुछ चिंताएं भी थी। वो चिंताएं क्या थी हम वो भी बताएंगे। ये मामला फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला जाता है 2024 में, तो 2025 में 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट निर्देश देती है, आदेश देती है सरकार को कि आप एक शपथ पत्र दें जिसमें आप बताएं कि इसे आप एक तरह से हम कह सकें कि सेंचुरी बनाएंगे, अभयारण्य बनाएंगे। लेकिन अभी होता यह है कि सरकार के द्वारा 17 तारीख को, यानी कि 17 अक्टूबर को एक नई जानकारी सामने आती है, जिसमें वो कहते हैं कि 314 तो नहीं, लेकिन 250 वर्ग किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र को वो वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा देंगे। लेकिन पूरे क्षेत्र को अभी भी नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? उसके पीछे भी सरकार की पक्ष की तरफ से कई फैसले मिले, कई फैसले सुनने को मिले, और वो थे जनजाति अधिकारों के संरक्षण की चिंता को लेके। तो एक तरफ जैव विविधता का संरक्षण है, दूसरी तरफ
खनन है, और तीसरी तरफ ये है कि वहां पे जो जनजाति है उनके अधिकारों की रक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन वो अधिकारों की रक्षा की चिंता क्यों हो रही है, अभयारण्य घोषित करने से क्या दिक्कत होगी, उसको समझना पड़ेगा। तो एक तरफ देखिए संरक्षण वाली बात है जिसकी आवश्यकता है, दूसरी तरफ खनन क्योंकि लौह अयस्क की आपूर्ति की भी आवश्यकता है हमें, और तीसरी तरफ है जनजाति अधिकार। देखिए अब है ये कि अगर अभयारण्य घोषित कर दिया जाएगा तो बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसे वन क्षेत्र से बहुत सारी वस्तुओं को लेकर आने की सुविधा है, उनका उपयोग करने की सुविधा है, वो सारी सुविधा जो जनजाति उस क्षेत्र की हैं, जो उस वन क्षेत्र में रहती हैं, जो उसका उपयोग करती हैं, उनके अधिकारों की चिंता है। यानी कि जो वन उत्पाद हैं उन उत्पाद के उपयोग को लेकर के चिंता है कि उस पर कहीं प्रतिबंध ना आ जाए अभयारण्य घोषित होने के बाद, जैसा कि कानून में लिखित है। फिर दूसरी तरफ है कि वहां पर संरक्षण तो हो जाएगा, लेकिन खनन, चूंकि मैंने क्या कहा कि लौह अयस्क 26% मौजूद है, तो उसकी चिंता भी है। लेकिन अभी बात ये कही कि जिस क्षेत्र की बात की जा रही है उस सारंडा क्षेत्र में अभी खनन नहीं हो रहा है, उसके आसपास के क्षेत्र में तो नहीं हो रहा है, लेकिन जिस क्षेत्र की बात की जा रही है वहां पे अभी खनन नहीं हो रहा है। और भविष्य में अगर खनन होता भी है तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है, उसका अलग एक दिशा निर्देश है, उसकी अपनी एक अलग गाइडलाइन है। और यहाँ पे जनजातीय अधिकारों और वन उत्पाद की जो चिंता बताई गई है उसके लिए जैसे कुछ कानून है, जैसे कहा गया है कि पेशा अधिनियम। अब पेशा अधिनियम, अब पैसा कानून जैसे हम कह सकते हैं 1996 है, जो 10 राज्यों में लागू है, जो जनजाति हैं, जो वन क्षेत्र में रहने वाले वनवासी हैं, उनके हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में शासन संबंधित और उस क्षेत्र से संबंधित भूमि और वहां के क्षेत्र से संबंधित कुछ अधिकारों को लेकर ये सुनिश्चित करता है। उसके अलावा हम देखें तो वन अधिकार है, वन अधिकार कानून है 2006 का। तो ये कानून ऐसे हैं जो सुरक्षा प्रदान करेंगे जनजाति अधिकारों को लेकर के, वहां के प्रशासन को लेकर के ये कानून काम करेंगे। सरकार लेकिन ये कहती है, बोलती है कि लेकिन फिर भी हमारी चिंता है कि कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बने, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पे जनजाति बहुत ज्यादा संख्या में रहती है और 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। अब 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए अभी आपने लद्दाख में 6वीं अनुसूची के बारे में सुना होगा कि 6वीं अनुसूची में लद्दाख को लाने की मांग की जा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे बात आ गई देखिए 5वीं अनुसूची की, तो हम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को लेकर अगर देखें तो ये असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 हैं 6वीं अनुसूची में। हम 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची में 10 हम कहें कि वो राज्य हैं, ऐसे राज्य हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति बहुत ज्यादा रहती है और वह कुल आबादी की आधे से ज्यादा रहती है। तो उसके लिए एक पूरा रिकमेंडेशन होता है कि क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या बदलाव होंगे, राज्यपाल के पास उसकी क्या शक्ति रहेगी, राष्ट्रपति से वो क्या बता सकता है, वो सारे प्रोसेस अलग है। लेकिन 5वीं अनुसूची का मतलब है जनजाति, वहां पे सलाहकार एक परिषद होगी, वो परिषद वहां पे जनजाति के क्षेत्र में प्रशासन की व्यवस्था देखेगी और उनके अधिकार सुनिश्चित करेगी। तो उनके अधिकार सुनिश्चित करेगी तो जमीन से जुड़े हुए कुछ, उनके जमीन के संबंधित जो वन से संबंधित उत्पाद है उनसे संबंधित कुछ अधिकार भी सुनिश्चित होंगे प्रशासन के माध्यम से। तो वो प्रशासन के माध्यम से जो अधिकार सुनिश्चित होंगे, इसको अभयारण्य घोषित करने से संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं टकराव हो सकता है, ये चिंता है। तो खैर ये आने वाले समय में है, लेकिन सरकार की तरफ से और कई लोगों की तरफ से ये भी कहीं कहीं से सुनने को मिल रहा है कि इसके लिए भी कई रास्ते हैं, इसका भी उपाय मिल सकता है, इसके लिए भी कई पक्ष हैं और इसके लिए भी आराम से इसका कहीं ना कहीं समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे और भी आयाम है कानूनों के अंदर जिसमें उपाय दिखाई देते हैं। तो ये मुख्य बातें थी जो पता होनी चाहिए, मुख्य रूप से ये कि अब देखिए मैंने एक बताया था सारंडा वन क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरी बात, वहां पे लॉ अयस्क के बारे में बताया, साल वन के बताया, हाथी गलियारे के लिए 3 हाथी गलियारे को जोड़ता है। हालांकि हाथी अब इस क्षेत्र में कम है क्योंकि ज्यादातर हाथी ओडिशा और छत्तीसगढ़ की तरफ चले गए हैं, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में हाथी देखने को मिलेंगे या प्रमुख हैं, क्योंकि हाथियों की आवाजाही के लिए एक प्रमुख गलियारा तो है ही। तो ये मुख्य बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि
बहुत सिंपल है, सारंडा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ए आपके सामने ऑप्शन है झारखंड, फिर उसके बाद बी आपके पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी आपके पास ऑप्शन है ओडिशा और डी आपके पास ऑप्शन है बिहार। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।